हेलो लर्नर्स, मैं हूं विश्ववर्धन नरेरा। आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अन अकेडमी। और अगेन मैं आपके सामने हाजिर हूं लेकर के एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो जो हमारे करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का जो वीडियो है ना, अगेन वो यूएस के बारे में होने वाला है। लास्ट कुछ वीडियो पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे अभी डॉलर का जो वर्चस्व है ना दुनिया में, वो कम होने लगा है और लोग एक ऑल्टरनेटिव गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो उस समय हम लोगों ने ना यूएसए के बारे में थोड़ी सी बात करी थी कि कैसे यूएसए का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो थोड़ा सा अभी उस पर लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। यूएस डॉलर्स पे लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा, यानी अमेरिका को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि लोग डॉलर पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और उनके फाइनेंशियल सिस्टम क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए ये भरोसा बना भी हुआ है। तो इसी के बाद ना एक और शॉकिंग रिपोर्ट निकल कर आई है। रिपोर्ट क्या, मैं आपको कहूँगा कि एक बड़ा हादसे जैसा हो रखा है यूएस के साथ। अभी कुछ महीनों पहले ही पूरी दुनिया शॉक हो गई थी यूएसए में एक हालत देख करके कि वहां पे येट अगेन एक ना क्राइसिस देखने को मिला था, बैंक क्राइसिस, जहां पे सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक जो है वो दोनों क्रैश कर गए थे बहुत बुरी तरीके से। और उसकी वजह से ना एक क्राइसिस सा क्रिएट हो गया था, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड हमको देखने को मिला था। और ये बहुत ही गंदा रिपल इफेक्ट हो गया था जिसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत लोगों को सफर करने पड़े थे। और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ना बेसिकली यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम से, वो धीरे धीरे कम होने लगा था। अब ये चीज तो चलो हुई थी जस्ट लास्ट मंथ ही, यानी मार्च में, लेकिन अब यहाँ पे एक और फाइनेंशियल क्राइसिस हम लोगों को देखने मिल रहा है जहां पे ये देखिए फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, ये भी ना वन ऑफ द टॉप बैंक है यूएसए का। वहां पे बताया गया कि लगभग $100 बिलियन का प्लंज यहाँ पे देखने को मिला, यानी गिरावट देखने को मिली। इतना पैसा लोगों ने विड्रॉ कर लिया जिसकी वजह से एक क्राइसिस जो है वो क्रिएट हो गई है फिर से। तो जानेंगे ये पूरा मैटर क्या है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं ना तो फ्लैट 40% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आपके हमारे अनअकैडमी के कोर्सेज पे। आप लोगों को सिर्फ यूज करना है कोड विश10, और आप लोगों की जो विश है डिस्काउंटेड रेट्स पे इन कोर्सेज को लेके अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर करने की, वो हो जाएगी पूरी। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना तो उसके लिए हमारे पास कोर्सेज हैं, उसको जा करके आप चेकआउट करिए और 40% ऑफ जो है वो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। इसके अलावा जुडिशरी के लिए जो आप एग्जाम्स अगर प्रिपेयर कर रहे हो, अगेन 40% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आपको यूज़ करना है कोड विश10 और आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अच्छा खासा डिस्काउंट किसी भी कोर्स के सब्सक्रिप्शन पे। तो जल्दी जा करके हमारे जो ऑफर्स हैं उनको चेकआउट ज़रूर करिएगा। चलिए अब आते हैं इस मैटर पे कि हुआ क्या है। तो जो ना फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है उसके शेयर्स 50% यहाँ पे ड्रामेटिक स्लंप हो गए हैं। क्यों हो गया है, क्योंकि कितना ज़्यादा गिरावट क्यों देखने को मिल रहा है यार ये फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। तो चलिए इसके बारे में ना थोड़ा और डिटेल में अभी डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो है ना वो 1985 में फाउंड किया गया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो सैन फ्रांसिस्को में है यूएसए में। ये कंट्री का 14th लार्जेस्ट बैंक है एंड इज नोन फॉर इट्स प्राइवेट बैंकिंग एंड प्राइवेट बिजनेस सर्विसेज। अब देखिए हुआ क्या है, इस बैंक के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है ना, जैसे कि हमने देख लिया ऑलरेडी वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है यूएसए का, ठीक है। टू बी प्रिसाइज 14th लार्जेस्ट बैंक है। और ये जो बैंक है ना ये नॉर्मल आप और हमारे जैसे कस्टमर्स से डील नहीं करते। ये लोग बेसिकली जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जैसे अंबानी, महिंद्रा, टाटा, बिरला, इस टाइप के जो लोग हैं ना उनके साथ ये ज़्यादा डील करते हैं, यानी बड़े बिजनेसमैन के साथ ज़्यादा डील करते हैं। साथ ही साथ जितने आपके स्टार्टअप्स हो गए या बड़े बिजनेसेस हो गए उन लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा डील करते हैं, ठीक है। तो प्रीमियम बैंकिंग सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। अब ये जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है ना इनके साथ ये फाइनेंशियल डिफिकल्टी में पड़ गए थे जस्ट आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक। अभी मार्च में ही हुआ था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मच रखा था कि यार ये सिग्नेचर वैली बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक इतना कैसे क्रैश कर गए, क्योंकि यूएस का जो फाइनेंशियल सिस्टम है इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। वहां पे बैंक्स का ऐसे कोलैप्स कर जाना केम एज अ बिग सरप्राइज और रादर शॉक टू एवरीवन। तो अब इसी के बारे में ना और जानते हैं कि हुआ क्या। तो देखिए ये जो कैलिफोर्निया बेस्ड लेंडर है ना इसके स्टॉक प्राइसेस अचानक से 90% तक ड्रॉप हो गए, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टर्मोइल क्रिएट होने लग गया यार, यानी अफरा तफरी, पैनिक सा सिचुएशन क्रिएट हो गया। वो हुआ क्यों, क्योंकि कस्टमर्स ने लगभग 100 बिलियन का जो उनका डिपॉजिट था, जो एक बैंक में वो डिपॉजिट करके थे, उसको विड्रॉ कर लिया। और ये क्यों किया, ये इसी सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स के बाद। अब जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ कैसे। तो जो बैंक है ना ये फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, तो इसके साथ हुआ ऐसा कि लगभग इनके पास
70 बिलियन यूएस डॉलर जो है उसकी लिक्विडिटी थी, यानी वो कैश में इनके पास पड़ा था, कभी भी जरूरत पड़ती तो ये लगभग 70 बिलियन डॉलर्स जो है इनके पास कैश में था, वो यूज कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या, धीरे धीरे जो लोग हैं ना उनका फेथ ये सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स के बाद इस बैंक पे भी कम होने लगा। अब देखिए ये जो बैंकिंग का पूरा सिस्टम है ना, ये बेसिकली किस चीज़ पे काम करता है, ये पूरा काम करता है आपका भरोसे पे, और लोग बाग अपने भरोसे पे ही तो एक बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, है ना। तो इसी चीज़ के ऊपर ना ये पूरा बेस्ड है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि था क्या और दिक्कत क्या हुई। तो देखो बेसिकली पूरा भरोसे का खेल रहता है ना। और जो अभी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के साथ इशू हुआ, प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से हाई नंबर ऑफ अनइंश्योर्ड डिपॉजिट क्योंकि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के पास था, इस वजह से ना ये पूरा जो क्राइसिस क्रिएट हुआ, ये वो जानेंगे पूरा क्राइसिस था क्या। तो इसके लिए ना अब क्या हुआ, क्योंकि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को इतना क्राइसिस झेलना पड़ा, इन्होंने लगभग 25% तक अपना वर्कफोर्स को कम कर दिया। इस चीज़ का अनाउंसमेंट भी हो गया कि एज ए स्ट्रैटेजिक ऑप्शन तो भाई बैंक को बचाना है ना, क्योंकि बैंक के पास अब पैसे कम हो गए, डिपॉजिट कम हो गया, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये अपने एम्प्लॉयज़ को भी कम कर रहे हैं ताकि उनकी जो सैलरीज में जो पैसे जा रहे थे वो सब भी कम हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा चलिए इसके बारे में मैटर को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए होता क्या है बेसिकली, कभी भी आप बैंक्स की अगर बात करते हो तो भरोसे का ही सिस्टम रहता है। आप किसी भी बैंक में अपना पैसा क्यों जमा करते हो, डिपॉजिट करते हो, बेसिकली क्योंकि आपको भरोसा रहता है कि यार मेरे पैसे जो है ना वो पर्टिकुलर बैंक में सेफ रहेंगे, और इन नेसेसिटी में जा करके उस बैंक से विड्रॉ कर सकता हूँ। और एक भरोसा ये भी रहता है कि यार जिस बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं ना, बैंक कभी डूबेगा नहीं आपके पैसे को लेके, वरना आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास पैसा नहीं जमा करा दोगे। आप प्राइवेट इंडिविजुअल के पास पैसे जमा करा दोगे, कल को वो आपके पैसे लेके भाग गया तो आपने कहीं पे किसी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, जैसे लोग चिट फंड वगैरह में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, चिट फंड में आप इन्वेस्ट कर दो और उसके बाद वो कंपनी डूब जाए या लोग आपके पैसे लेके भाग जाए, आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने बैंक के पास ना पैसा डिपॉजिट करवा देते हो, क्योंकि भाई यू नो कि बैंक्स आर सेफ ऑप्शन और वो आपके पैसे लेके भागेंगे नहीं या बैंक कभी डूबेगा नहीं, इस बेसिस पे आप अपने पैसे जमा कराते हो। लेकिन हुआ क्या कि सिलिकॉन वैली का जो बैंक का जो कोलैप्स हुआ और सिग्नेचर बैंक का जो कोलैप्स हुआ ना, उसके बाद लोगों का जो भरोसा है वो बैंक और फाइनेंशियल सिस्टम्स में ना थोड़ा सा वीक पड़ने लग गया। मेनली बिकॉज जो हमने अभी यहाँ पे देखा, क्योंकि अनसिक्योर्ड डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो गए थे। ये पूरा अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है क्या, इसके बारे में ना अभी और हम आगे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है ना, इसको और ज़्यादा बड़ा झटका क्यों लगा, एक तो भाई हमने देखा 100 बिलियन डॉलर्स के आसपास, 100 बिलियन डॉलर्स के आसपास का अमाउंट जो है वो पब्लिक ने विड्रॉ कर लिया बैंक से। मतलब इतना बड़ा अमाउंट अगर किसी बैंक से आप विड्रॉ कर लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है यार, बैंक लड़खड़ा जाता है। तो ये तो हुआ एक बात जिसकी वजह से ये पूरा क्राइसिस क्रिएट हुआ। दूसरा क्या हुआ, जब ये सिलिकॉन वैली बैंक है और सिग्नेचर बैंक का जब कोलैप्स हुआ ना, उसके बाद फिच, एस&पी ग्लोबल, इन लोगों ने जो है वो रेटिंग्स इस पर्टिकुलर बैंक की, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की, कम कर दिया। अब ये एस&पी ग्लोबल क्या है, एस&पी ग्लोबल जो बेसिकली ना इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये नाम है कंपनी का, जो कि ना अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो और ये जो है ना, ये एक पर्टिकुलर कंपनी का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, वहाँ पे कंपनीज का बैंक्स को रेटिंग्स देते हैं कि बैंक परफॉर्म कैसा कर रहा है, कैसा इनका आगे चल के परफॉर्मेंस रहेगा, कैसा ग्रोथ रहेगा, कोई परेशानी में तो नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ को लेकर के ना रेटिंग्स लेके आते हैं। तो एस&पी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया जाता है, क्योंकि दिस इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट ऑफ द बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब 3 कौन सी है, मूडीज है, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, फिच की रेटिंग हम जान गए हैं, अभी इसी के बारे में बात करें। फिच और एस&पी जो है ना, ये सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स के बाद जो है उन्होंने जो रेटिंग है इस फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की उसको फर्दर डाउन कर दिया। तो लोगों के मन में ना और ज़्यादा कंफ्यूजन और डर पैदा हो गया, एप्रीहेंशन पैदा हो गया कि यार ये बैंक में हमारे पैसे सेफ हैं कि नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर ना बहुत डर पैदा हो गया, जिसकी वजह से लोगों ने अपने लगभग 100 बिलियन डॉलर्स जो है उस पर्टिकुलर बैंक से निकाल लिए। अब देखिए आगे बात करते हैं विस्तार से कि भाई ये अनसिक्योर्ड डिपॉजिट का क्या कंसर्न है। तो देखिए बेसिकली जैसे हमने बात करी, बैंक में आप पैसे डिपॉजिट कराते हो इन गुड फेथ, यानी वो भरोसे का मैटर रहता है, ट्रस्ट के बेसिस पे आप करते हो। आपको पता है कि अगर आपने मान लो सपोज मैंने 1.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए बैंक में जमा किए हुए हैं, तो अगर जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ से विड्रॉ कर सकता हूँ, और अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी वहाँ पे छोड़ देता हूँ ना, तो बैंक कहीं जाने वाला नहीं, ये डूबेगा नहीं, क्योंकि बैंक इज परफॉर्मिंग वेल, बैंक इज ग्रोइंग वेल, ठीक है।
तो मैंने ऐसे करके मान लो कि 5 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करा दिया, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा टाइम आया कि बैंक जो है ना या फाइनेंशियल सिस्टम वो फेल हो गया, बैंक कोलैप्स कर गया, तो उस केस में क्या मेरे पूरे 5 लाख रुपए मेरे को वापस मिल पाएंगे? अभी रिसेंटली हमने ना कुछ साल पहले ये केस देखा था यस बैंक के साथ। तो जितने लोगों ने यस बैंक में अच्छा बड़ा बड़ा अपना अमाउंट डिपॉजिट करके रखा हुआ था, उनके साथ दिक्कत क्या हो गई कि जो अमाउंट उन लोगों ने डिपॉजिट कर रखा था वो विड्रॉ ही नहीं कर पा रहे थे। मान लो किसी ने 10 लाख, 5 लाख, 12 लाख, 20 लाख रुपए डिपॉजिट करके रखे थे, वो बहुत कम अमाउंट। सपोज अगर आप 20 लाख रुपए डिपॉजिट कर रखे हो, आप बस 5 लाख से ज्यादा अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते, और आपके जो बाकी की अब यहाँ पे 15 लाख रुपए और बचे, 5 लाख आप बस विड्रॉ कर सकते हो, 15 लाख रुपए आपके अब बीच में लटके हुए, आपको पता नहीं वो पैसे वापस आएंगे कि नहीं। लोगों का हार्ड अर्न मनी होता है। तो ऐसे ही कुछ चीज यहाँ पे हमको देखने को मिली यूएस के इस बैंक में, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में। तो अनइंश्योर्ड डिपॉजिट बेसिकली क्या होता है कि ना, जो भी आप एक बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराते हो, तो देखा जाता है कि इन केस अगर मान लो बैंक कोलैप्स कर जाता है या बैंक का फेलियर हो जाता है, तो उस केस में क्या बैंक आपके पूरे पैसे रिटर्न कर पाएगा? अब ये कैसे आप पता करते हो? क्योंकि बैंक का काम सिर्फ आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करना थोड़ी होता है, उनका काम एक और भी होता है कि लोगों को लोन बांटना। अब मान लीजिए जितना बैंक के पास डिपॉजिट है, सपोज बैंक के पास डिपॉजिट ही 5 लाख रुपए के है सिर्फ, और वो लोन बांट देंगे 10 लाख रुपए के, तो वो जो डिफरेंस का 5 लाख रुपए और उन्होंने बांट दिया, वो कहां से आया? उसके ऊपर मान लो उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा, मान लीजिए वो एनपीए हो गया, वो जो लोगों ने लोन बांटा था वो कभी लौट के ही नहीं आया, तो फिर क्या हुआ? हमारे पैसे भी गए, क्योंकि हमारे पैसे मिला करके तो आप उन्होंने लोन बांटा था, अब वो पैसे नहीं है, मतलब हमारे पैसे भी डूब गए। तो ये वाला ना बहुत बड़ा एक इशू यहाँ पे क्रिएट हो गया था। यहाँ पे हम अनइंश्योर्ड डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी बैंक किसी से डिपॉजिट लेता है, सपोज एचडीएफसी बैंक है फॉर एग्जांपल, एचडीएफसी बैंक ने मान लो 100 लोगों से डिपॉजिट लेकर के सपोज 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट ले लिया, तो अब ये 100 करोड़ रुपए का ना उनको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा कि इन केस अगर बैंक क्राइसिस होता है या फॉल डाउन होता है, फाइनेंशियल सिस्टम का कोई क्राइसिस होता है, तो ये 100 करोड़ रुपए ना बैंक को वापस मिल जाएंगे, जो अपने जितने डिपॉजिटर्स हैं उनको वापस लौटा सके। ये एक सिंपल सा सिस्टम होता है, और ये सिस्टम ना यूएस में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है और वहीं पे ये काम करता है। ठीक है, तो ये वाली एक बात हो गई थी। ये इंश्योरेंस जो स्कीम होती है ना, ये बेसिकली यूएस में बहुत ज्यादा क्यों काम करती है, क्योंकि यार जैसे मान लो किसी बैंक ने सपोज 500 करोड़ रुपए का डिपॉजिट ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको वो इंश्योर करवा लेते हैं, ताकि मान लो इन केस ऑफ कोलैप्स जो है ना, एटलीस्ट वो 500 करोड़ रुपए तो उनको मिल जाए, जो उनके जो डिपॉजिटर्स हैं उनको वापस हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज इंश्योरेंस के थ्रू कवर्ड रहती है। और ये कौन प्रोवाइड करता है? उनका फेडरल बैंक जो है, यानी उनका जो सुप्रीम बैंक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है, उनका फेडरल बैंक है, तो वो ऐसा स्कीम जो है प्रोवाइड करता है हर एक बैंक को। तो यही चीज यहां पर हुआ था कि ना, देखो सपोज अगर किसी बैंक के पास मान लो 500 करोड़ रुपए है, ठीक है, और 500 करोड़ रुपए में से तो आप ये मान के चलो कि लोगों ने लगभग क्यूमुलेटिव अपने, सपोज जैसे मैं अगर कोई डिपॉजिटर हूं, तो मैंने उस बैंक में अपने 20 लाख रुपए वो डिपॉजिट कर दिए हैं, जिसमें से सिर्फ 5 लाख रुपए मेरे इंश्योर्ड है। यानी कि इन केस ऑफ बैंक का अगर कोलैप्स होता है, तो उसमें से मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे, बाकी के जो 15 लाख है वो मेरे चले जाएंगे। तो उसी को आप कहते हो अनइंश्योर्ड डिपॉजिट। यानी कि अगर सपोज बैंक के पास 500 करोड़ का टोटल डिपॉजिट है, ठीक है, तो उसमें से उन्होंने सिर्फ 2.5 करोड़ का जो डिपॉजिट है ना, वो इंश्योर करवाया हुआ है, यानी आधा अमाउंट। तो इस वजह से अब लोगों को जैसे ही पता चला कि ये जो फेडरल फर्स्ट बैंक है, रिपब्लिक फर्स्ट बैंक, तो इसके पास क्या हो गया ना कि अनइंश्योर्ड डिपॉजिट बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर बैंक के पास हम लोगों ने अपने 100 करोड़ रुपए भी डिपॉजिट कर रखे हैं ना, तो उसमें से बहुत कम अमाउंट है जो इंश्योर्ड है, और इन केस ऑफ अ कोलैप्स हमको वो पूरा अमाउंट मिलने भी नहीं वाला। तो ये जैसे ही लोगों को पता चलने लगा, तो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए, और इसकी वजह से ना एक पैनिक सा क्रिएट होने लग गया, क्योंकि रिसेंटली सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के साथ यही चीज हुआ था। तो इस वजह से लोग जो है, क्योंकि वहां पे अनइंश्योर्ड डिपॉजिट बहुत ज्यादा थी, यानी कि पैसे डूबने का खतरा बहुत ज्यादा लोगों को लग रहा था, तो लोगों ने अपना पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया कि भैया इससे पहले कि बैंक कोलैप्स कर जाए, आप पहले डिपॉजिट निकाल लो। जैसे ना रिसेंटली हमारे साथ, एक तो मैंने यस बैंक का आपको एग्जांपल दिया, सेम ऐसे एक क्राइसिस वाला सिचुएशन कुछ साल पहले पीएमसी बैंक के साथ हुआ था। ठीक है, तो वहां पे भी लगभग यही चीज था कि जो वहां पे डिपॉजिटर्स है वो पैसे नहीं निकाल पा रहे थे, बाद में किसी दूसरी कंपनी को आकर के उस बैंक को खरीदना पड़ा, जिसके बाद इन्वेस्टर्स के पैसे वापस हुए। तो देखिए, अब ये जो एफआईडीसी है ना, यानी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यही ये वाला जो इंश्योरेंस मैंने आपको बताया, बैंक जो है डिपॉजिट के अगेंस्ट लेता है, ये प्रोवाइड करता है, यूएस की एक गवर्नमेंट बॉडी है। तो इन लोगों ने लगभग 250
बिलियन यूएस डॉलर्स जो है उतने का ही इन लोगों को दिया था, क्या चीज, इंश्योरेंस दिया था, लेकिन जो डिपॉजिट मेन बैंक के पास था वो बहुत ज्यादा अमाउंट का था। तो अब इस अमाउंट के बियॉन्ड कोई भी अमाउंट होता है ना, तो वो गारंटी नहीं है कि वो प्रोटेक्टेड रहेगा। यानी अगर बैंक को मान लीजिए ये सिर्फ ये वाला जो अमाउंट है ना 250 बिलियन डॉलर्स का, जो बिलियन यूएस डॉलर्स जो है, इतना ही इंश्योर्ड है। मान लो कि बैंक के पास 500 बिलियन डॉलर्स है, तो वो उसमें से सिर्फ आधा ही अमाउंट इंश्योर्ड है, बाकी का तो आपका डूब गया तो डूब गया, तो आप सोच ही नहीं सकते, आपको निकालने को भी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ना लोगों के मन में बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन क्रिएट होने लग गया था, जिसकी वजह से लोग अपने पैसे निकालने लग गए। तो अब जब पैसे निकालने लग गए, लोगों ने लगभग 100 बिलियन का अमाउंट जो है उस बैंक से विड्रॉ कर लिया कि यार हमको ना इस लेंडर के पास नहीं रखना है। इट वॉज द सिचुएशन जस्ट लाइक कि मैंने HDFC में अपना पैसा पार्क करके रखा हुआ है, जिसमें मुझे लग रहा है कि यार HDFC बैंक किसी भी वक्त डूब जाएगा। ऑलरेडी सारे बैंक जो है फेल कर रहे हैं, और HDFC तो गारंटी भी नहीं देता कि अगर मैंने 10 लाख रुपए जमा किए तो मुझे 10 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। उसमें हो सकता है 2.5 लाख वापस मिले, उसमें हो सकता है 5 लाख वापस मिले। तो मैं क्या करूंगा, अगर HDFC बैंक है तो मैं वहां से पैसे निकाल लूंगा ताकि मैं किसी और के पास डिपॉजिट कर दूं जो मेरे पैसों को सिक्योरली रख सके। तो यही चीज हुआ यहाँ पे फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के साथ। ठीक है, तो लोगों ने पैसे वहां से निकाल लिए और वो पूरा बैंक कोलैप्स करने लग गया, और उसकी वजह से उसके शेयर प्राइसेस वगैरह भी बहुत ज्यादा गिर गए। तो अब जब ये चीज हुआ ना, तो इसके बाद बहुत सारे लगभग 11 मेजर बैंक्स यूएस बैंकिंग सिस्टम के अंदर ऐसे हैं जिन लोगों ने इसके रेस्क्यू में यहाँ पर फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का साथ दिया। उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम ये जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है उसको 30 बिलियन डॉलर्स का एक रेस्क्यू पैकेज देते हैं, जिससे कि पूरा सिस्टम कोलैप्स ना कर जाए। तो उसमें कौन कौन से बैंक्स इन्वॉल्व है, तो उसमें JP मॉर्गन चेस इन्वॉल्व था, बैंक ऑफ अमेरिका इन्वॉल्व था, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप, ट्रस्ट, ये सारे ना अलग अलग डिफरेंट बैंक्स है। तो टोटल 11 ऐसे बैंक्स है जिन लोगों ने टोटल मिला करके साथ में आकर के एक 30 बिलियन डॉलर्स का पैकेज बनाया और बोला कि यार हम सब मिल करके ना अब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में इन्वेस्ट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो ये पूरी लिस्ट है कि कौन से बैंक ने कितना कितना दिया था। जैसे JP मॉर्गन चेस, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूटेड 5 बिलियन। ठीक है, इन सारे बैंकों ने मिलकर के 5 बिलियन यूएस डॉलर्स एक साथ दिए। उसके अलावा गोल्डमैन सैश एंड मॉर्गन स्टैनली जो है उन लोगों ने 2.5 बिलियन के आसपास का अमाउंट दिया। इसके अलावा ट्रस्ट, PNC, यूएस बैंकॉर्प, स्टेट स्ट्रीट, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन जो है उन लोगों ने सब मिलके 1-1 बिलियन डॉलर्स जो है वो डिपॉजिट दिया है यहाँ पे। तब जाकर ये 30 बिलियन डॉलर का एक पैकेज बना, जो कि उन्होंने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को दे दिया। बोले कि यार ये 30 बिलियन डॉलर अभी रखो और अपनी सिक्योरिटी तो एटलीस्ट बना करके रखो। तो ये एक रेस्क्यू पैकेज यहाँ पे ऑफर किया गया था, दिया गया था। अब जब हुआ, मतलब ये रेस्क्यू ऑफर आने के पहले ना क्या हुआ, देखो अच्छा खासा जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है उसके शेयर प्राइसेस चल रहे थे $115 पर शेयर। ठीक है, अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये सब लोगों ने विड्रॉल स्टार्ट किए और ये क्रैश आया ना, उसके बाद एक मोमेंट पे $20 पर शेयर तक चला गया था। आप सोच रहे हो 115 यूएस डॉलर से सीधा ड्रॉप करके $20। ये यार बहुत ही नेगेटिव साइन होता है, बहुत ही चिंता का विषय होता है। और ये एट लास्ट जो क्लोज हुआ वो हुआ $34 पर शेयर के प्राइस पे। तो ये ना बहुत चिंता का विषय हो गया था कि यार क्या इतना ज़्यादा जो हाइप अप किया जाता है कि यूएस का फाइनेंशियल सिस्टम इज द एपिटोम और बहुत बढ़िया है, वो पूरा का पूरा क्रैश कर जाएगा तो लोग भरोसा कहाँ पे करें। क्योंकि सब डॉलर की वैल्यू क्यों है, डॉलर की वैल्यू इसलिए है क्योंकि यूएसए का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया जाता है कि यार वो कभी क्रैश नहीं कर सकता, उसमें कभी क्राइसिस नहीं आएंगे। लेकिन अगर वहीं पे ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं डॉलर के ऊपर से भी भरोसा उठने लगेगा और दुनिया का भरोसा यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम से हटने लगेगा। तो और यही चीज़ अभी हो रही है। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा एक और सवाल रहेगा कि क्यों बैंक्स यहाँ पर फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के रेस्क्यू के लिए आए, क्यों उसको बचाने के लिए चाहते तो वो गिरने दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाता ना, अगर ये बैंक भी गिर जाता तो ये तीसरा ऐसा फेलियर रहता जो कि अमेरिका को बहुत कम समय में मिलता और उसकी वजह से ये एक ना
बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल बैंकिंग क्राइसिस को जन्म दे सकता था। इस वजह से सारे बैंक्स को तुरंत आना पड़ा कि भाई कुछ ना कुछ तो किया जाए, कुछ तो रेस्क्यू किया जाए। तो इस वजह से ये रेस्क्यू पैकेज पूरा लेके आया गया था। अब इसके अलावा जो अथॉरिटीज़ है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, उनका क्या कहना है, तो देखिए यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है जैनेट येलेन, इनका ये बोलना था कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना, $30 बिलियन का जो रेस्क्यू पैकेज निकला था, जो 11 सबसे बड़े बैंक्स जो हैं यूएसए के, उन लोगों ने मिलकर दिया था, तो उन लोगों से सबसे पहले मीट ये जेनेट येलेन ने ही करी थी। और इन्हीं का मन का था ये कि यार ऐसा ना एक पैकेज लेकर के आना चाहिए जो कि एक रेस्क्यू पैकेज जैसे काम करेगा उस पर्टिकुलर बैंक को बचाने के लिए। तो जैसा पीएमसी बैंक के साथ हुआ था कि पीएमसी बैंक के एसेट्स फ्रीज कर दिए थे आरबीआई ने, और आरबीआई, अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने वही सेम पीएमसी बैंक में अपने 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर रखे हैं, तो मैं सिर्फ 5 लाख ही निकाल सकता हूँ। 15 लाख मेरे गए, डूब रहे थे। तब उस समय आरबीआई ने बोला कि यार कोई तो इस बैंक को खरीदने के लिए आ जाओ, ताकि आप एक रेस्क्यू पैकेज लेके और एटलीस्ट डिपॉजिटर्स के जो पैसे वो तो रिटर्न करो। तो इस वजह से ये जो है ना पूरा रेस्क्यू पैकेज को बनाया गया था। और यहाँ पे जो अथॉरिटी है, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन, इन्हीं ने इन सारे बैंकों के साथ मिलकर के ये आइडिया डिवाइस किया था कि यार ऐसा एक हमको पैकेज लाना चाहिए और इस बैंक को डूबने से बचाना चाहिए। क्योंकि अगर इसको हम बचाएंगे नहीं ना, तो ये एक जैसे रिपल इफेक्ट होता है ना, उस हिसाब का काम करेगा और एक बहुत ब्रॉडर बैंकिंग क्राइसिस को जन्म देगा, और जिसकी वजह से बाकी सारे बैंक्स भी जो है ना, जो इवन इफ दे आर परफॉर्मिंग वेल, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इन रिटर्न यूएसए के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और जो हमने 2008 में रिसेशन वाला सिचुएशन देखा था, कहीं ना कहीं ये उससे भी ज़्यादा बदतर सिचुएशन को जन्म दे सकता है। तो इस वजह से जो यूएस अथॉरिटी है, उनका ये कहना था कि भाई यहाँ पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था लोगों के भरोसे के लिए, ताकि लोगों का भरोसा जो है वो बैंकिंग सिस्टम में बना रहे और यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम में बना रहे। तो इस वजह से ये पूरा जो रेस्क्यू करने के लिए $30 बिलियन का एक जो फंड जो है दिया गया था फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को, वो लेके आया गया था। अब विद दिस आई होप कि आपको क्लियर तो हो गया होगा कि चीज़ें हुई क्या है, हाउ दे टर्न्ड आउट टू बी। इसके बाद जस्ट कुछ प्रमोशंस की बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। सिमुलेटर मॉक टेस्ट जो है उत्तराखंड जुडिशरी प्रीलिम्स के लिए 2023 का, वो स्टार्ट हो गया था, हमने कर दिया था, जो कि 24 और 26 अप्रैल को चला था, सिर्फ 100 रुपये के अट्रैक्टिव प्राइसेस पे। इसके अलावा एकलव्य जुडिशरी हिंदी फाउंडेशन बैच, यानी जो हिंदी में जुडिशरी की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए जो है फाउंडेशन बैच ऑलरेडी 27 अप्रैल से चालू हो चुकी है। आप जल्दी से जा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप कोड यूज़ करिए विश10, और आपकी यहाँ पे जो विश है डिस्काउंटेड रेट्स पे इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करने की, वो हो जाएगी पूरी। इसके अलावा एमपी मेंस के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और सारे जुडिशरी के लिए, तो उसके लिए 6 मंथ की कॉम्प्रहेंसिव बैच ऑलरेडी 20 तारीख से स्टार्ट हो गई है। कोड यूज़ करिए विश10, और अपनी जो इच्छा है डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बैचेस को ज्वाइन करने की, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो और आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा रैंक एनहांसमेंट प्रोग्राम हमारे पास है यूपी जुडिशरी एग्जाम के लिए, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे, ओनली 6,999। कोड यूज़ करिए विश10, और आपको ये जो कोर्स है ये डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल सकता है और आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इसके अलावा पंजाब मेंस के लिए भी हमारे पास रैंक एनहांसमेंट प्रोग्राम यहाँ पर है, जो कि उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस 5,999 पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। कोड यूज़ करिए विश10, और आपकी जो इच्छा है डिस्काउंटेड रेट्स पे इन सब्सक्रिप्शन को लेने की, वो हो जाएगी पूरी। तो जल्दी जा करके इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा साथ ही 5.0 कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है ऑलरेडी 13 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है, 12 महीने बैच चलने वाली है। विश10 कोड को आप यूज़ करिए और इस बैच को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको एनरोल कर लीजिए डिस्काउंटेड प्राइजेस पे। इसके अलावा अनअकैडमी की जो ऑफलाइन क्लासेस है चंडीगढ़ में, वो स्टार्ट होने वाली है, जिसके एडमिशन्स चालू हो गए हैं। 5 जून से ये बैच स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे सीट्स बुक कर सकते हैं। आप कोड यूज़ करिए विश10, और आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे यहाँ पे सीट बुक करने का मौका ज़रूर मिल जाएगा। इसके अलावा रैपिड बैच बिहार जुडिशरी, गुजरात जुडिशरी और यूकेपीएससी की ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 25 मार्च से 3 महीने की बैच है। आप अभी भी इसको जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बढ़िया बना सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर बैचेस जो है सारे स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, वो भी 3 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है, 12 महीने बैच चलने वाली है। तो जल्दी जा करके इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। तो हमारे पास आपके लिए जुडिशरी की एक तैयारी के लिए बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत बढ़िया हो। इसलिए जुडिशरी के हम बहुत सारे सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं, और इंडिया के जितने टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको अनअकैडमी पे ही मिलेंगे, जो आपकी तैयारी को और बेहतर कर देते हैं।
तो विद दिस बीइंग सेड, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको चीज़ें समझ ज़रूर आई होगी। थैंक यू वेरी मच।